हेलो हेलो हेलो। सभी लोग कैसे हैं? मस्त बढ़िया। चलिए, विद्युत स्थैतिकी जो आपका क्लास 12th के फिजिक्स में 1 और 2 चैप्टर है, उसका जो है हम लोग एक पार्ट ऑब्जेक्टिव का कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और आज कोशिश करेंगे हम कि पिछले क्लास से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सके और एज लिस्ट 1 से 2 दिन में 12th का इंग्लिश, 12th का हिंदी, सारा चीज़ आपका शुरू हो जाएगा। तो आपको किसी भी चीज़ की समस्या से जलना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। सभी लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से आपका क्लास रेगुलर ऑफलाइन चलने लगेगा, तो सभी लोग तैयार रहेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया आवेशित। एक सवाल हो सकता है धन आवेशित। और एक हो सकता है ऋण आवेशित। आवेशित में पूछा जाएगा तो आवेशित में पूछा जाएगा कि द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान जो होगा, अगर द्रव्यमान पूछेगा तो आवेशित करेंगे। अगर धन आवेशित करेंगे, ऋण आवेशित करेंगे, आवेशित करेंगे तो क्या क्या हो सकता है वो समझिएगा। ऐसा सवाल जो है आपका आएगा, धन आवेशित पूछ देगा, कभी ऋण आवेशित पूछ देगा, कभी आवेशित पूछ देगा। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए, जब किसी वस्तु को आप धन आवेशित करेंगे, धन आवेशित का मतलब क्या होता है? धन आवेशित का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप धन आवेशित करते हैं, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और ऋण आवेशित का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें चल जाता है। जैसे आप कर्ज लिए तो आपके पास पैसा आ गया। उसी तरह से ऋण आवेशित जो हुआ, वो ऋण जो हुआ वो आवेश ले लिया। आवेश जब ले लिया तो देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि आवेश ले लिया तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। आपके घर में कोई आ गया तो आपके घर का जो है खर्च वो तो बढ़ेगा ना। और आपके घर के लोगों का जो है, मान के चलिए कि थोड़ी सी सदस्य की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जब आप ऋण आवेशित होंगे, यानी पैसा लेंगे, ऋण लेंगे, कर्ज लेंगे, तो आपके पास पैसा बढ़ जाएगा तो आपका एटलीस्ट, और द्रव्यमान भी कह सकते हैं हम लोग कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ऋण आवेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और अगर धन आवेशित होगा तो घट जाएगा। लेकिन इसमें तो पूछा है कि आवेशित, ना धन पूछा ना ऋण पूछा है, तो इस कंडीशन में बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा। बढ़ सकता है या घट सकता है। अब ये सवाल द्रव्यमान भी पूछा है, कल के डेट में आवेश भी पूछ सकता है कि आवेश क्या होंगे, बताइए इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो ऋण आवेशित होगा तो वृद्धि होगी, याद रखिएगा। जब बढ़ेगा तो वृद्धि, घटेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और सेम जब आवेशित दिया हो तो कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है। कमी और वृद्धि कब? जब आवेश पूछेगा तब। आवेश की बात हो रहा है यहाँ। आवेश की क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको, इलेक्ट्रॉन जो है जब ऋण आवेशित होगा तो वृद्धि होगा, जब धन आवेशित होगा तो कमी होगा, और धन ऋण दोनों होगा तो कमी या वृद्धि में से कोई हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बताइए कूलाम बल क्या है। तो कूलाम बल भाई साहब क्या है? तो कूलाम बल केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम बल क्या है? तो कूलाम बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, दोनों है, यानी ए भी और बी भी है, तो दोनों है।
चलिए, अब तो सभी लोग जानते हैं कि विद्युत बल तो होता ही है। केंद्रीय बल कैसे होगा? केंद्रीय बल, आखिर केंद्रीय बल हम लोग कैसे मानेंगे? तो एफ जो है यानी बल जो है, अगर कभी भी बल दूरी पर निर्भर करता हो, अगर बल दूरी पर निर्भर करता हो, ठीक है, तो वो बल, कोई भी दुनिया का तमाम बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, दुनिया को सारे बल जो दूरी पर निर्भर करते हैं, वो सारे के सारे आपको केंद्रीय बल माने जाते हैं, याद रखिएगा आप। तो केंद्रीय बल तो है ही और विद्युत बल भी है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर, तो स्थिर जो है वो संरक्षित होता है, क्योंकि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। एक कूलम आवेश में कितने ईएसयू होते हैं? ईएसयू का मतलब, ईएसयू का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसको कहीं कहीं आपको स्टेट कूलम भी मिलता है, इसी को हम लोग स्टेट कूलम कहते हैं, याद रखिएगा, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। तो एक ईएसयू में जो है एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, याद रखिएगा। और एक फराड में कितना होता है? 96,500 कूलम, याद रखिएगा। ये जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है? फ्रैंकलिन। फराड हो गया या फ्रैंकलिन हो गया, फराड और फ्रैंकलिन दोनों जो है आवेश का मात्रक है। एक आवेशित चालक की किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो देखिए, गॉस के प्रमेय में आपको याद होगा कि हम लोग गॉस के प्रमेय में जो भी ले रहे थे, तो यहाँ से क्षेत्रफल सदिश कट करके निकल रहा था, यहाँ से क्षेत्रफल सदिश कट करके निकल रहा था, हर एक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश कट करके निकल रहा था। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश ये हो गया, ये क्षेत्रफल सदिश, और ये इसका जो है विद्युत क्षेत्र किसी भी दिशा में जो है, यहाँ पर कहीं पर भी जाएगा विद्युत क्षेत्र तो इधर ही जाएगा, इसी पर जाएगा, इसी पर जाएगा, और क्षेत्रफल सदिश भी कहीं ना कहीं इसी पर होगा। तो आपको गॉस के प्रमेय में आप याद होगा आपको कि ई और डी ए के बीच जो कोण बनता था वो 0 डिग्री का बनता था, याद होगा आपको। जो थीटा होता था वो आपको 0 डिग्री होते थे, जो थीटा होता था ई और डी के बीच में वो क्या होता था? तो वो जो है वो आपको थीटा बनता था, वो आपको 0 डिग्री का बनता था, याद होना चाहिए। यही कारण है कि ई और डी ए जो है के बीच हमेशा 0 डिग्री बनता है। तो सतह के क्या होगा? लंबवत होगा, सतह के लंबवत होगा, सतह के लंबवत, क्योंकि दोनों एक ही पे कट रहा है। और सतह की जैसे कोई भी क्षेत्रफल सदिश, छोटा क्षेत्रफल सदिश जो है सतह के लंबवत होता है, और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र भी जो है वो क्षेत्रफल के लंबवत होगा, यानी सतह के लंबवत होगा। आसान सवाल था, आप किए हुए हैं क्लास में। चलिए देखिए, दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावर्तांक वाले माध्यम में परस्पर उतना ही दूरी पर रखे गए हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच के लगने वाला बल क्या होगा? तो बल निकालना है, तो यानी अनुपात निकालना है। तो एफ हवा में रखा हुआ है, तो एफ नॉट मान लिए, और माध्यम में रखा हुआ है, कौन सा माध्यम है? के परावर्तांक, तो एफ के मान लिए। जब अब इसको जो है हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, जब कूलम्ब बल आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 और बटा में R², ठीक है। बटा में R²। जब माध्यम हो गया, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा में R², और यहाँ माध्यम लिख देंगे। तो माध्यम लिखिए आप, माध्यम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माध्यम जब लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, माध्यम हो गया के परावर्तांक, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है।
अब बच गया नीचे में के, ऊपर में कुछ बचा ही नहीं, तो के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा के अनुपात 1। ठीक, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समझ में नहीं होगा तो फिर जो है पीछे करके देखेंगे आप, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आपको जो है परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं। किसी भी विद्युतरोधी का परावर्तांक कितना हो सकता है, तो देखिए हवा का पूछेगा, हवा कहे, निर्वात कहे, शून्य कहे, वायु कहे, सब एक ही माना जाता है। फिजिक्स 12th और 11th के लिए आपको हम कितना बार बताए हैं, तो हवा के लिए 1 होता है। चलिए पानी के लिए कितना होता है, तो पानी के लिए कहीं कहीं आपको देगा 81, कहीं कहीं आपको देगा 80 और कहीं कहीं देगा 79। कहीं 81 मिलेगा, कहीं 80 मिलेगा, कहीं 79 मिलेगा। लेकिन आप अब समस्या में ये पड़ गए होंगे कि सर 81 दे, 80 दे, 79 दे, तो क्या करेंगे। तो बाबू जब 81 दे, 80 दे, 79 दे, तीनों ऑप्शन हो तो आप जो है 81 फॉलो करेंगे। अगर ये नहीं हो तो 80 फॉलो करेंगे, और ये नहीं हो तो 79 फॉलो करेंगे। चलिए धातु का कितना होता है, तो धातु का जो है वो अनंत होता है, याद रखिएगा धातु का अनंत होता है। और अधातु का कितना होता है, तो अधातु का 1 से और अनंत के बीच में होता है, 1 से अनंत के बीच, 1 और अनंत के बीच में होता है, याद रखिएगा 1 से अनंत तक होता है। तो हमें यहाँ पूछ किस कर रहा है, विद्युत रोधी का पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो माइनस में होता नहीं है, ठीक है, 0 तो किसी का नहीं होता है, यानी 1 से कम किसी का नहीं होता है। ये भी 1 से कम है, तो ये भी गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, धातुओं का परावर्तांक कितना होता है, धातु का पूछ रहा है ना, धातु का परावर्तांक कितना होता है, धातु का परावर्तांक कितना होता है, तो बस धातु का पूछ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। धातु का भी हम पीछे वाले में बताएं आपको कितना होता है, अनंत, पीछे वाले में आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अनंत बताए हैं, धातु का परावर्तांक अनंत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये पिछले भाग का ही है सवाल जो है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, पीछे वाला जो था वो 20 तक करवाए थे, तो उसके आगे वाला का है। देखिए दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं कि परावर्तांक वाले माध्यम में उतना ही दूरी, मतलब कैपिटल R दूरी पर रखे गए हैं, वही भी उतना ही बल लगाते हैं, यानी दोनों में बल बराबर है, तो R का कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो शुरुआत में वायु में रखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटा में R²। आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से देखते रहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आने वाला है एग्जाम में आपके, पूरा PYQ लेकर, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझिए कि पूरा NCERT PYQ और जितने भी अपकमिंग सवाल हैं सारे के सारे हम कराने वाले हैं। हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको हम तैयारी कराने वाले हैं। ऑफलाइन में जो है आप तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में ऑनलाइन भी आपको जो है हम पढ़ा रहे हैं, और इसी वजह से हम ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि इस बार आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर आए। हम लोग को मालूम है आपको कि हम लोगों को जो है शुरू से क्लास में आपको बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग को रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के लिए पढ़ना है, तो इसलिए जो है आपको बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है ये क्लास देखते जाइए और जो है कोशिश कीजिए कि जो है अपने दोस्तों को भी बताएं अधिक से अधिक मात्रा में। और हम आपको पूरा जो बता रहे हैं ना 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQ सवाल है, जितने भी, उसको हम आपको जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, वो किसी भी आपको कहीं भी किसी बुक में भी नहीं दिया होगा, और हम उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना है कि पहला का A होता है, दूसरा का B होता है, तीसरा का C होता है और चौथा का D होता है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो देखिए शुरुआत में उतना F दोनों कंडीशन में बराबर है, क्योंकि रखा गया है कि स्मॉल r दूरी पर हो या कैपिटल R दूरी पर हो, दोनों स्थिति में जो है बल जो है उतना ही अनुभव करते हैं, लिखा हुआ उतना ही अनुभव करते हैं। एक में स्मॉल r दूरी है, एक में कैपिटल R दूरी है, तो यहाँ कर दिए। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर K परावर्तांक है, तो K परावर्तांक हो यानी एप्सिलॉन R का मान K है, Q1 Q2 बटा में कैपिटल R का स्क्वायर। चलिए कटाते हैं, ये तो कट गए, ये भी कट गए, अब बच गया हम लोग के पास ये भी कट गया, तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बच गया 1, लिख सकते हैं। तो 1/1 इधर लिख देते हैं, ये R² ऊपर चल जाएगा, ठीक है, साथ में K भी ऊपर जाएगा, K भी ऊपर चल गया, नीचे क्या बच गया स्मॉल R²। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना ये है कि इस R² को छोड़ के बाकी को एक तरफ पहुँचा देना है। तो आपको मालूम है ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्रॉस गुना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल R² बराबर में कैपिटल R² गुने में
के लिख सकते हैं। अब इसको कैपिटल आर स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बटा में के। आर को हम लोग को सिर्फ निकालना है, तो अब यहाँ से जो है अंदर रूट कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर और बटा में के, तो हो जाएगा स्मॉल आर और अंदर रूट में के। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा आंसर है, सी नंबर। ठीक, चलिए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, कई बार सवाल ये जो है बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो है आवेशित पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से धनावेशित पूछा जा सकता है, यहाँ से ऋणावेशित पूछा जा सकता है। ऋण भी पूछ सकता है, धन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है कोशिश करना है कि जो है एक सवाल ही नहीं, हम जब हम बना ही रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ सारा सवाल जो है हम कवर करें। इसलिए जो है आपको हम एक ही सवाल नहीं बता रहे हैं, एक से जुड़ा हुआ जितने भी सवाल आ सकते हैं वो भी बता रहे हैं। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये देखिए ध्यान से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब जो संधारित्र होते हैं यानी सी जो होते हैं वो आपको आवेश के समानुपाती होते हैं, क्योंकि सी बराबर होता है Q अपॉन भी, याद रखिएगा Q अपॉन भी होता है। और C जो है वो आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के जो होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी आवेश बढ़ेगा चाहे वो धन हो या ऋण आवेश, तो C बढ़ेगा, संधारित्र बढ़ेगा। आवेश बढ़ेगा तो संधारित्र बढ़ेगा। और शायद आपको मालूम होना चाहिए C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यानी C जो है वो R की भी समानुपाती होता है। यानी अगर Q बढ़ेगा, आवेश बढ़ेंगे, तो जब आवेश बढ़ेंगे तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। आवेश बढ़ेंगे तो धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। और जब R बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आकार। R बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ती है, हमेशा ही बढ़ती है, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो। चलिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो हम लिख देते हैं त्वरण का अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है, और अपॉन में किसका त्वरण, तो प्रोटॉन का त्वरण निकालना है। तो शायद आपको मालूम होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है। नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं आपको कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। जब विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो उस कंडीशन में तो आपको मालूम होना चाहिए कि F बराबर होते हैं Q इंटू ई। ठीक है, स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मालूम है कि बल बराबर क्या होता है, तो m इंटू ए होता है और q इंटू ई हो गया। E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपको A क्या है, तो त्वरण है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो A बराबर हो गया Q इंटू ई और बटा में क्या हो गया, स्मॉल m हो गया। कितना मतलब अच्छे से आपको हम त्वरण बता दिए। यहाँ से जो है A का फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जब विद्युत बल की बात की जाए। तो Q का मान कितना है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, इलेक्ट्रॉन पर हो या प्रोटॉन पर आवेश समान होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हम मान लेते हैं E, प्रोटॉन का भी आवेश बराबर ही होता है तो उसका भी उतना ही मान लेंगे। और E का जो है E मान लेते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है समरूप है तो दोनों कंडीशन में बराबर होंगे, याद होगा आपको। और द्रव्यमान मान लेते हैं, हम यहाँ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो हम द्रव्यमान मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का me। अब इस चीज़ को यहाँ भर देते हैं, तो E इंटू कैपिटल E। थोड़ी सी समस्या होती है क्योंकि अभी हम नए हैं इस पर, तो आप घबराइएगा नहीं। फिर प्रोटॉन पर भी आवेश उतना ही होता है और प्रोटॉन में भी विद्युत क्षेत्र उतना ही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp। ये दोनों कट गए, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा mp बटा में me। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये देखिए,
एक पृथक्करण चालन गोले को धन आवेशित दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए धन आवेशित कर रहा है ना, पीछे आपको हम बता दिए हैं कि जब धन आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। इप्सिलॉन आर की बीमा कितनी होती है, इप्सिलॉन आर की बीमा, तो इप्सिलॉन आर की बीमा तो आपको बता देते हैं। इप्सिलॉन आर की बीमा जो है वो आपको, इप्सिलॉन की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होगी, क्योंकि इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, तो कोई बीमा नहीं होती है इसकी। क्या दिया है, तो ऑप्शन में दे दिया। अच्छा, तो यहाँ पर आपको इप्सिलॉन नॉट की बीमा बताना है, ठीक है ना, इसकी बीमा नहीं बताना है। इप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होती है वो बताइए। तो इप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है आपको, ठीक है, देख लीजिए, निकाल लीजिए यहाँ से, आप निकाल देते हैं। ऐसा तो हमको मालूम है, याद है कि इतना होगा। इसका होता है लिखते हैं एम एल टी और ए, ठीक है ना, और एम पर देते हैं -1, एल का होता है -3, और 3 और 1 4, 4 हो गया, और 3 में से 1 घटाता 2 हो गया, ठीक है। ये वाला बीमा होता है, ठीक है। एम जो है, एम होता है, एल होता है, टी होता है और ए होते हैं। एम का -1 होता है, एल का -3 होता है, टी पर जो है 4 होता है और ए पर 2 होता है, ठीक है। ये वाला बीमा होता है। अब आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गुणे Q1 Q2 और बटा में r², ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 1/4 पाई एफ और गुने Q1 Q2 बटा में r², ठीक है, ये कर देते हैं। अब यहाँ से जो है एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 1/4 पाई और ये आपका एफ का हो गया, एफ का न्यूटन होता है, न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और Q1 Q2 का होता है आई टी या ए टी, यहाँ ए टी दिया है तो ए टी लिखिए, ए टी लिखिए, ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है, और बटा में हो गया आपका एल का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे में टी है, प्लस -2 में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 4 पाई संख्या, इसका कोई बीमा नहीं। एम ऊपर गया इन्वर्स, ठीक है, एल जो है ऊपर गया तो यहाँ पर और यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है तो दोनों जो है माइनस हो जाएंगे। टी जो है प्लस में 4 हो जाएगा और ए जो है स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये नेक्स्ट सवाल पे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होंगे, विद्युत बल। बल क्या होंगे, बल का परिमाण बराबर होगा, ठीक है, बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग जो है दिशा हो सकती है। जब विद्युत बल दिया है तो विद्युत बल बराबर होंगे। यहाँ देखिए विद्युत बल बराबर दिया है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी सिर्फ बराबर दिया है, लेकिन परिमाण बराबर होना चाहिए क्योंकि दिशा अलग अलग होगा। और ये जो है सदिश की बात कर रहा है और ये अदिश की बात कर रहा है, दिशा अलग अलग होंगे। जब विद्युत बल की बात करें कि विद्युत बल बराबर होंगे तो वो ऑप्शन नहीं लेना है। विद्युत बल के परिमाण की बात करेगा तो वो आपको ऑप्शन लेना है, क्योंकि विद्युत बल परिमाण में जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अदिश की वैल्यू बताता है और अदिश की यहाँ बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है बताइए। निम्नलिखित में से आवेश सदिश राशि है, बिल्कुल नहीं। धारिता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, विद्युत तीव्रता है, क्योंकि उसमें जो है आपको याद होता है इसकी दिशा भी होती है और दिशा होगा तो आपको सदिश राशि होगा। चलिए देखिए, दो सजातीय बराबर एवं विपरीत दो सजातीय बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्याय आवेश, नहीं अन्य आवेश, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, अन्य आवेश होगा, ठीक है ना, अन्य आवेश रखा हुआ है Q स्मॉल q को रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो स्मॉल q का मान क्या होगा बताइए, स्मॉल q का मान क्या होगा। इसका ऐसा सवाल के लिए हम निकालने के लिए आपको एक तरीका बताए होंगे, ट्रिक बताए थे एक क्लास में कि कैसे निकालना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम बता रहे हैं आपको कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, शायद आप भूल गए होंगे। ठीक, सबसे पहले आपको देखना है ना कि दो सजातीय यानी Q1 का मान कितना दिया है, ठीक है, Q1 का भी मान दिया है आपको Q, और Q2 का भी मान कितना दिया है Q, क्योंकि दोनों कह रहा है कि सजातीय हैं और दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। दोनों सजातीय हैं और दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो भाई साहब यहाँ से n निकाला जाता है। n क्या निकाला जाता है, तो Q2 बटा में Q1, Q2 बटा में Q1,
तो जब हम Q2 बटा में Q1 निकालेंगे तो आपका n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। याद रखिएगा n का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना। और n बराबर होते कि स्मॉल जो आवेश निकालने हैं ये स्मॉल q, इस q का मान बराबर क्या होता है, तो स्मॉल q बराबर हो जाते हैं, फार्मूला क्या है, -n q। ठीक है, -n q और बटा में जो है हो जाता है n प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है निकल के आया है Q1 Q2 का मान वो Q है, तो यहाँ पर जो है रखेंगे -n का मान कितना है, 1 है, कैपिटल Q हो जाएगा इसका मान, और ये हो जाएगा n प्लस 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा -Q/4। देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लास में ये क्वेश्चन पीछे करवाए थे हम, जाके खोजिएगा आवेश में, आपको जो है अपने थ्योरी के बेस पे ही मिलेगा, कहीं दूसरा जगह नहीं मिलेगा। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, पीछे भी क्लास में बता चुके हैं, स्थिर होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, स्थिर होगा तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र, पीछे वाला वीडियो में जाके देखेंगे ये सवाल आया हुआ है। और अगर चल रहा होता है तो दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चलिए आगे देखिए, अस्तित्व संभव नहीं है, ऐसा सवाल आप कर चुके हैं पीछे वाला क्लास में, इसका अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि हमें 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम से जब हम लोग भाग देंगे तो हमें पूर्ण संख्या आना चाहिए, और इसमें पूर्ण संख्या नहीं आएगा। विद्युत आवेशों के बीच ठीक है, कहाँ से क्लीन हो गया, अच्छा 21 नंबर कहाँ गया, चलिए 21 नंबर देखिए, 39 नंबर देखिए, विद्युत आवेशों के बीच बल को नियम दिया जाता है। कहाँ देखिए, किस नियम से दिया जाता है बताइए, तो कूलाम नियम है। एक कूलाम आवेश जो है शून्य में 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो समान आवेश पर लगने वाला बल, ये तो सब लोग को मालूम है, 9×10⁹ न्यूटन, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर रहा है कि 1 कूलाम वो आवेश है। ठीक है ना, 1 कूलाम वो आवेश है, यानी आवेश दोनों में 1 कूलाम है, और जो है 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इसका मान कितना होता है, 9×10⁹। ठीक है, ये एक ख़त्म ही हो गया तो आपका हो जाएगा 9×10⁹ न्यूटन, सी ऑप्शन। चलिए एक सवाल यहाँ और होना चाहिए था, 22 नंबर सवाल ये है, 21 कहाँ है, अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेट का निकाल के दिखाते हैं आपको। 10 सवाल और करते हैं, फिर 10 सवाल जो बच जाएगा उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखिए आ गया, मुक्त आकाश ठीक है की परावर्तांक कितनी होती है, सब लोगों को मालूम है 8.85×10⁻⁻12 फराड मीटर इनवर्स। हाँ, फराड मीटर इनवर्स की जगह ये भी आ सकता था, फराड मीटर इनवर्स की जगह जो है ये भी आ सकता था आपका फराड मीटर इनवर्स की जगह आपको, ठीक है, एक और बीमा आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बताए हैं आपको, MLT एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 2, 4, -3 और -1, ये बीमा हो गया इसकी। ठीक है, बीमा याद रखना आपको, बीमा जो है याद रखना है, बीमा किसी भी कीमत पर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बीमा एसआई मात्रक ये सब जो है सारे राशि का याद रखिए। एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी समान अवस्था में। अच्छा देखिए, ऋण आवेश है, अच्छा ये बताइए ऋण आवेश हुआ है तो कमी होगा कि वृद्धि होगा, बताइए। हम पीछे बता चुके हैं आपको कि ऋण आवेश होगा तो कमी होगा कि वृद्धि होगा, तो ऋण आवेश होगा तो वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो अधिक होगा कि कम होगा, अधिक होगा। सबसे पहले अधिक वाला देखेंगे, अधिक होगा, तो ये तो अधिक है, ठीक है, लेकिन माइनस में है, ठीक है, ये नहीं होगा, कम नहीं होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम जाएगा तो एक कूलम जाएगा आवेश, तो एक कूलम में कितने आवेश होते हैं, तो ये भी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में
एक कूलाम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻28, तो इतना हो जाएगा आंसर। याद नहीं है आपको, n बराबर होता है 1 कूलाम, ये फार्मूला 1.6 × 10⁻19 भाग देते थे हम लोग, देते हैं तो आ जाता है 6.25 × 10⁻18। याद आया? ठीक है, इतना होगा। और क्या होगा, तो अधिक होगा। कल के डेट में यहाँ पर धन आवेशित कहता तो क्या होता बताइए, धन आवेशित होता तो क्या होता, यही रहता, सिर्फ कम हो जाता। धन आवेशित रहता तो कम, और सिर्फ आवेशित देता तो कम या अधिक, दोनों में से कोई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके नियम से दिया जाता है बताइए? कूलाम के नियम से, सिंपल है। ऐसा सवाल तो आना ही नहीं चाहिए था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं बताइए? बिल्कुल आसान सवाल है, कितने आवेश होते हैं बताइए? 1.6 × 10⁻19 कूलाम, बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल देखिए। एसआई पत्ती में भाई साहब, एसआई पत्ती में विद्युतशीलता की मात्रा कितनी होती है? कूलाम इनवर्स, न्यूटन इनवर्स, प्रति मीटर इनवर्स। एसआई में देख लीजिए, बना के दिखा देते हैं आपको। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। एप्सिलॉन नॉट छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मिट ना भाई साहब, तो मिट 1/4 पाई F हो गया, ये हो गया Q1 Q2 बटा में r², ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 पाई संख्या है तो कुछ होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर, नीचे हो जाएगा दूरी का मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ऊपर जाएगा जब न्यूटन, तो न्यूटन इन्वर्स, मीटर इन्वर्स स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इन्वर्स, मीटर इन्वर्स। 2 दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दे, उसके बीच का बल कितना होता है? पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं, कुछ नहीं करना होता है, देखना होता है दुगनी किया जा रहा है, दुगनी करना है तो बस दुगनी का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा। और बल दिया हुआ है कि बल कितना होगा ये पूछ रहा है ना आपसे, तो अगर ये फ्रैक्शन में दिया है, अगर ये फ्रैक्शन में दिया है तो ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, नहीं भिन्न में दिया तो भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में दिया है नहीं तो इसका उल्टा कर देंगे, तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/4, तो बल हो जाएगा 1/4। समझ में आया नहीं आया? फिर से देखिए, नहीं आया फिर से देखिए, हम जान रहे आपको नहीं आया, ठीक है, फिर से देखिए, फिर से, क्योंकि अच्छा सवाल था ये। दुगनी कह रहा है तो r क्या दिया है? r दिया है दुगनी, तो f कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। अब आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर 4 हो गया, तो सॉरी बल नहीं लिखना था, हाँ देखिए दूरी जो है वो क्या दिया है? 2 दिया है, तो पहले दूरी का स्क्वायर कर दीजिए, तो दूरी का स्क्वायर किया है तो 4 आ गया। अब आपको वापस जाना है दूरी के पास और देखना है कि दूरी जो है भिन्न में दिया है कि नहीं दिया है, संख्या में दिया है, पूर्ण की पूर्ण संख्या में दिया है, भिन्न में नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे f लिखेंगे और इसी को भिन्न में बदल देंगे, नहीं 4 आया तो 1/4 कर देंगे। कल के डेट में दूरी को तिगुनी दे दे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। भिन्न में दिया है नहीं, तो f 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और कल के डेट में r 4 गुना दे दें तो स्क्वायर कर दीजिए, 16 कर दीजिए। भिन्न में दिया है नहीं दिया है, तो f कितना हो जाएगा? 1/16 गुना हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अब इस बार समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, अगर कल के डेट में इसी को आधी कर दे, क्या कर दे? आधी, इसी को आधी कर दे, ठीक है। कल के डेट में इसको आधी कर दे कि r जो है आपका 1/2 है, तो f क्या होगा? ठीक है ना, 1/2 है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए 1/4। अब बताइए भिन्न में दिया है कि नहीं दिया है? भिन्न में दिया है, बिल्कुल भिन्न में दिया है भाई साहब, तो f जो है भिन्न में नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कल के डेट में दे सकता है कि r जो है 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए तो इसको जो है स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/9 हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/9 होगा। भिन्न में दिया है नहीं दिया, भिन्न में नहीं दिया है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, तो 9 गुना हो जाएगा। देखिए अगर ये 9 दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/9 लिखेंगे, और अगर ये 1/9 दिया हो तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। बस सिंपल सा लॉजिक ये समझिए, बाकी इसको स्क्वायर करके लिख देना है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पी अगुण वाले एक द्विध्रुव क्षेत्र में ई के साथ कोण बनाता है। अच्छा कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है ये नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा सा गलती किया है। तब इस पर लगा बल अगुण कितना होगा। देखिए तो जो है कितना कोण बनाता है, अगर यहाँ पर जो है थीटा जो है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, पी ई साइन थीटा। अगर यहाँ थीटा का मान जो है 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है, तो पूरा 0 कर देगा। और अगर थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री जो है होता तो कितना होता, 1 होता। तो अगर 1 का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, 1 का मान रखेंगे तो 1 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये समझिए कि यहाँ 0 डिग्री दिया हो तो 0 होगा और 90 डिग्री दिया हो तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो 2 सवाल यहाँ सबका इसका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और 3 सवाल हम लोग करेंगे फास्ट। विशिलता का ये तो कब से हम लोग बना रहे हैं, फैराड मीटर इनवर्स, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पर स्थित विद्युत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या देना है, ध्यान देखिए क्या रखना है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है आवेश, आवेश दिया ना और तीव्रता पूछ रहा है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, होता है गुणे Q बटा में r²। तो E जो है समानुपाती हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पर है आपका ये वाला, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए देखिए ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव अगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल अगुण कितना होगा, ठीक है ना। पी तो आपको मालूम है टॉर्क बराबर होते हैं पी साइन थीटा, और इसमें साइन थीटा लगता है उसको क्रॉस बोलते हैं, तो पी क्रॉस ई हो जाएगा। कॉस थीटा लगता तो पी डॉट ई हो जाता, पी क्रॉस ई, ठीक है। और देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E जो है वो आपको मालूम है कि E जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बटा r² होता है। ये पीछे से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ क्या पूछा है, विद्युत द्विध्रुव पूछा है। अगर यहाँ आवेश पूछता तो ये फार्मूला लगता, आवेश पूछता तो, यहाँ द्विध्रुव पूछा है तो द्विध्रुव अगर पूछेगा तो याद रखिएगा आप क्या फार्मूला लगाएंगे। अक्षीय स्थिति में याद होगा आपको, हम 2p/r³ पढ़ाए हैं, 2p/r³। तो इस कंडीशन में E जो है वो आपका दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कब, दूरी के घन के, एक मिनट रुक जाइए, घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कितने बार पेपर में पूछ चुका है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब यहाँ द्विध्रुव दे तो, जब द्विध्रुव दे, ठीक है ना, जब द्विध्रुव देगा तो क्या करेंगे आप, जब द्विध्रुव देगा तो आप जो है द्विध्रुव देगा तो r³ करेंगे, और जब यहाँ आवेश देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। आवेश कहेगा तो r² और द्विध्रुव कहेगा तो r³, द्विध्रुव कर रहे हैं ना तो r³ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खत्म कर देते हैं यहाँ और 10 सवाल होंगे, ठीक है ना। एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा स्थित विद्युत की यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है, और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, यानी E1 जो है उसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2p/r³, सभी लोगों को मालूम है। और E2 जो है, अनुप्रस्थ का मतलब क्या कर रहा है, अनुप्रस्थ मतलब निरक्षीय, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ मतलब निरक्षीय और अक्षीय, अक्षीय और निरक्षीय में संबंध निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे p/r³। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं E1 बराबर 2E2, क्योंकि ये वाला जो इससे दुगना है। क्लास में भी ऐसा सवाल आप किए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की बीमा कितनी होती है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बीमा बताना है। E बराबर होते हैं F/Q, ठीक है। F का कितना बीमा होता है, ml/t इनवर्स² न्यूटन। Q का हो गया 8T नहीं दिया, IT में दिया ना,
आई टी देखना है कि ए दिया है कि आई दिया है, तो आई दिया है तो आई हम लिखेंगे आई टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये टी जो है ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो एम एल टी इन्वर्स क्यू यानी आई और आई इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्स, ये वाला फॉर्म देखिए, एम एल टी इन्वर्स 3 और आई इन्वर्स। नेक्स्ट देखिए, आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम। एम्पियर किसका होता है? धारा। फराडे संधारित्र। वोल्ट विभव। एम्पियर धारा, फराडे धारिता, वोल्ट विभव। आवेश का बीमा आईटी भाई, आवेश का बीमा तो कौन नहीं जानता, आवेश का बीमा आईटी या एटी। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? C बराबर क्यू बाई भी। यहाँ भी जो है नियत होता है, ये नियत होता है। तो दिया गया आवेश बटा में विभव, दिया गया आवेश बटा में विभवांतर, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है ऐसा ही मात्रक बताना है। देखिए अभी पढ़े आप, E बराबर एफ बटा E बराबर में एफ बटा क्यू। एफ का मान कितना हो गया? न्यूटन हो गया, और क्यू का मान कितना हो गया? तो कूलम हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, ये ऑप्शन। देखिए विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या अंतर है तो आप क्लास में कर चुके हैं। E बराबर होते हैं माइनस डी वी बटा डी आर या माइनस डी वी बटा डी एक्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सॉरी, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित कर दिया जाएगा, धनावेशित कर दिया जाएगा तो विभव क्या होगा? विभव धनात्मक और समरूप होगा, याद रखिएगा, विभव धनात्मक और समरूप होगा। विद्युत क्षेत्र पूछता तो शून्य, विद्युत क्षेत्र अगर पूछेगा यहीं पर तो शून्य होगा। विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, यह तुल्य है किसके? मात्रक वोल्ट। देखिए तो विद्युत विभव आपको मालूम है कि वोल्ट बराबर यानी विभव बराबर क्या होते हैं? विभव बराबर W बटा Q। W का मात्रक कितना होता है? जूल होता है, और आवेश का कितना होता है? कूलम, जूल प्रति कूलम। चलिए आज 40 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहीं तक आपको जो है आज रहने देते हैं। पीछे वाला भी आप रिवाइज करके देखेंगे, और पीछे जो है बैक करके देखेंगे अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो। और जो सवाल फंसेगा उसको जो है आप पुनः जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वो है आपका, बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। तो नेक्स्ट जो है हम इसका अगले पार्ट में वीडियो बनाते हैं, और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी जो है काफ़ी से काफ़ी बच्चों को शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम क्या ही कहेंगे आपको, आप समझ ही रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में इसको जो है आप फैलाइए, ताकि जो है हम लोग भी जो है इसको आगे चलकर जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट को जो है प्रोवाइड करा सके, और बच्चों को जो है इससे फ़ायदा दिला सके। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।